तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी यूनिट नंबर थर्ड। अब ये यूनिट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जैसे अपन ने पिछली यूनिट देखी सिमिलर लगभग वैसी होने वाली है, राइट। और हर यूनिट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ना। सो इससे पहले अगर आपने यूनिट 1 2 नहीं देखी है तो इस पे देखने का कोई मतलब नहीं है, समझ में तो फिर भी आ जाएगा। बट पहले आप उनको देखोगे तो आपको देखने और मजा आएगा, है ना। सो उनको नहीं देखा तो देख लेना, पहले बढ़िया तरीके से इसको समझो। और उसके बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे व्हाट्सअप चैनल पे। सो वहां से आप आराम से नोट्स ले सकते हो, पढ़ सकते हो, है ना। आपको क्या करना है, सिंपल सा बैठ के देखना है, राइट, और कुछ भी नहीं करना। चलो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है। अब आपको यहाँ पे दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे डॉग्स है, राइट। कुछ देख सकते हो आप इस तरीके से बढ़िया बढ़िया क्यूट यहाँ पे डॉग्स है। एंड इनमें जो चेंजेस है तो सभी डॉग, राइट, है तो सभी यहाँ पे डॉग, बट इसमें जो चेंजेस हैं वो चेंजेस आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की वजह से, है ना। यहाँ पे देख सकते हो आप डिफरेंट डिफरेंट जीन्स की वजह से यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। सो लेट्स सी यहाँ पे देखते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी रेफर्स टू द टोटल वेराइटी ऑफ जीन्स, एलील्स एंड जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट विद इन अ पर्टिकुलर स्पीसीज। सो यहाँ पे देख सकते हो इनके जीन्स डिफरेंट डिफरेंट है ना। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अपन देखेंगे कि एक्चुअल में जीन्स यहाँ पे चेंजेस क्यों होते हैं एंड कैसे होते हैं। तो ये सारे चेंजेस होते हैं डीएनए की वजह से। और आपको पता है कि हर एक पर्टिकुलर का डीएनए चेंज होता है, मतलब अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि आपका डीएनए आपके भाई बहन का डीएनए पूरी तरीके से 100% सेम हो, ऐसा कभी नहीं होता, है ना। सो उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, राइट। यहाँ पे देखते हैं, इट रिप्रेजेंट द जेनेटिक डाइवर्सिटी एट द डीएनए लेवल दैट मेक्स ईच इंडिविजुअल यूनिक। जैसा मैंने बताया कि इंडिविजुअल को यूनिक बनाता है कौन, डीएनए, राइट। अब इसके बाद आगे देखो, enabling populations to adapt to changing environment, resist disease and survive। मतलब धीरे धीरे जो अपना environment चेंज हो रहा है उसमें जैसे क्लाइमेट चेंज होता रहता है ना, तो उसके साथ साथ जो अगर यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो क्या होगा, उसके साथ आराम से आप सरवाइव कर पाओगे। डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीसीज है वो सरवाइव कर पाएंगी बिकॉज चेंज ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, है ना। सो ये सिंपल सा रहता है। अब अपन इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, डीएनए के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। डीएनए क्या होता है, कहाँ पे पाया जाता है एंड ये क्या करता है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से डीएनए दिखता है, ये स्ट्रक्चर, है ना। आई होप आपको पहले से भी पता होगा, राइट। अब देखो ध्यान से, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट स्टोर एंड कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो अपना डीएनए होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसको हम सजीव बोलते हैं, जिनके अंदर जान है, राइट, उनके अंदर होता है। और जो अपना डीएनए है वो करता क्या है, ये इंफॉर्मेशन को यहाँ पे स्टोर करके रखता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम करता है ना। जैसे आपके पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन आपके अंदर आई, राइट। सो उनका डीएनए आपके अंदर आया, तो ये क्या, इसने क्या किया, उनके कुछ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपके अंदर यहाँ पे डाल दिए, राइट। सो यही होता है डीएनए, और ये जनरेशन बाय जनरेशन चेंज होता रहता है थोड़ा थोड़ा, और बाकी लगभग तो वो सेम ही रहता है ना। अब इसके बाद ये वैसे क्या डिसाइड करता है, अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो इट डिसाइड हाउ यू लुक, आप कैसे दिखेंगे ये डिसाइड करता है। योर हाइट एंड कलर, आपकी हाइट क्या होगी, कलर क्या होगा, ये भी डिसाइड करता है, जो कि लगभग सिमिलर रहता है आपके पेरेंट्स से, बिकॉज उनका ही डीएनए आपके अंदर आ रहा है ना। हाउ योर बॉडी फंक्शंस, मतलब आपकी बॉडी किस तरीके से फंक्शंस करेगी, राइट। चाहे वो इनर पार्ट्स हो या फिर आपके जो बाहर आपको दिख रहा है सिंपल से हैंड वगैरह पैर, ये सारे मूवमेंट हो, ठीक है। सो वो उस तरीके से डीएनए पे डिपेंड करते हैं। एंड इसके बाद योर एबिलिटी टू रेजिस्ट डिसीज, मतलब आपके अंदर कितनी एबिलिटी होगी कोई सी भी बीमारी को सहने की, है ना। वो सारी चीजें आपके डीएनए पे डिपेंड करती है, राइट। और ये डीएनए कहाँ से आता है, आपके पेरेंट्स से, है ना, कोई सा भी हो, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, वेयर इज डीएनए फाउंड, डीएनए कहाँ पे होता है। तो सिंपल सा देखो, डीएनए इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, मतलब सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ये डीएनए पाया जाता है ना। सो सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा डीएनए क्या होता है और जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है। अब देखते हैं अपन कि एक्चुअल में ये इंपॉर्टेंट क्यों है। सो यहाँ पे देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, राइट। सो सबसे पहला है यहाँ पे अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, मौसम बदलता रहता है, जैसे कभी ठंड है, कभी गर्मी है, कभी बारिश का सीजन चल रहा है, तो जैसे जैसे ये मौसम बदलता रहता है, वैसे क्या होता है कि आपके बॉडी जो है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स को सहने की क्षमता होनी चाहिए। पता चला किसी की बॉडी सिर्फ गर्मी ज्यादा सह
सह सकती है, तो अगर ठंड आएगी तो फिर उसकी बॉडी उसको नहीं सह पाएगी ना, तो इसलिए क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि डिफरेंट डिफरेंट अगर सीजन्स बदल रहे हैं तो और ये क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं तो आप एनवायरनमेंट में इजीली सरवाइव कर सको, है ना। इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा डिसीज रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां आती हैं, है ना, उनको भी आप सरवाइव कर सको, मतलब उनको आपका शरीर रोक सके, इतनी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो, ठीक है। तो ये इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है, जो अपना डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज विथ हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी हैव बेटर चांस ऑफ सर्वाइव, मतलब अगर यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो इसके बेटर चांस है कि वो जो स्पीसीज है वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएगी, है ना। इसके अलावा एवेल्युएशन, सो एवेल्युएशन डाइवर्सिटी इज द बेसिस ऑफ एवेल्युएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी तो क्या होगा, इवेल्युएशन जल्दी से हो पाएगा एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से हो पाएगा, है ना। अब देखो इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स जेनेटिक डाइवर्सिटी हेल्प्स इन डेवलपिंग बेटर वेराइटी एंड ब्रीड्स, राइट। यहाँ पे बेटर वेराइटी, जैसे यहाँ पे पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो आपके डीएनए है एंड जो डाइवर्सिटी है वो स्ट्रांग होगी तो ये भी डिपेंड करेगा कि उनके जो चाइल्ड्स होंगे वो भी अच्छे होंगे एंड बेटर उनकी हेल्थ होगी, राइट। अब बात करते हैं अपन आगे। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब हम बात करेंगे स्पीसीज के बारे में। सो आपको भी पता है कि अपने वर्ल्ड में यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज रहती हैं। जैसे यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है टाइगर है, एलिफेंट है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज आपको दिख रही हैं। इसी तरीके से यही होती है स्पीसीज, मतलब इनमें चेंजेस होते हैं, सिंपल सी बात है। अब देखो स्पीसीज एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या लिखोगे आप वो देखो ध्यान से। स्पीसीज इज अ डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स दैट हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक कॉमन हो एंड कैन ब्रीड विथ ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ यहाँ पे ब्रीड कर सके, वो कहलाती स्पीसीज, राइट। सो सेम टाइप की वही होंगी, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारी स्पीसीज है, राइट। ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है। आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे भी ये कुछ यहाँ पे अपनी स्पीसीज है एंड यहाँ पे ये मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको दिखा सके कि किस तरीके से एवेल्युएशन हुआ है, ह्यूमन किस तरीके से पहले क्या था एंड अब क्या हो गया है ना। तो ये इस तरीके से धीरे धीरे, मतलब अगर ये जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होती तो जैसे जैसे चेंजेस होते जा रहे हैं, है ना, वो नहीं हो पाते, क्योंकि अगर वो एक जगह रुक जाती, ठीक है, मान लो डीएनए जितना है उतना ही रहता, कोई भी चेंजेस नहीं होते और उसमें धीरे धीरे करके आगे कोई भी बदलाव नहीं होते, तो ऐसा है तो यहाँ भी ऐसा ही रहता, है ना। तो चलो अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो कुछ बहुत ही बढ़िया क्यूट क्यूट यहाँ पे इमेजेस हैं एनिमल्स की, है ना। ये मैंने ऐसे ही लगाया आपको देखने के लिए ताकि आप देख सको कि अपना जो एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, कितना ब्यूटीफुल है। सो काफी सारी स्पीसीज है, काफी वेराइटी है। अब देखने वाले अपन इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, मतलब यहाँ पे ये जो अपनी स्पीसीज डाइवर्सिटी है क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट, ये चीज अपन देखने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखो, मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछली यूनिट में आपने देखा इकोलॉजिकल पिरामिड मैंने बताया था, है ना। उसमें क्या हो रहा था, नीचे आपके सिंपल ग्रीन प्लांट्स थे जो प्रोड्यूसर हैं, फिर उसके बाद कंज्यूमर आते हैं, उसके भी 3 टाइप्स होते हैं, फिर इस तरीके से चलता रहता है ना। तो क्या होता है कि पिरामिड धीरे धीरे छोटा होता जाता है ना। और अगर ये यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, वो पिरामिड का स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा, इकोलॉजिकल पिरामिड जो अपन ने बनाया था वो भी नहीं रहेगा, इकोलॉजिकल सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा और इस तरीके से अपना एनवायरनमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएगा एंड इवेल्युएशन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो ये समझ में आ गया होगा आपको। सो डिफरेंट स्पीसीज परफॉर्म डिफरेंट रोल, जैसे कोई प्रोड्यूसर होता है, कोई कंज्यूमर होता है, डिकम्पोजर्स भी होते हैं, है ना। तो अगर सब एक ही हो जाएंगे तो फिर आगे की चीजें चलेंगी ही नहीं, राइट। सो यहाँ पे देखो, टुगेदर दे कीप द इकोसिस्टम बैलेंस्ड, इस तरीके से क्या होता है कि ये सब मिलके यहाँ पे इकोसिस्टम के बैलेंस को प्रॉपर तरीके से चला पाते हैं, है ना, एंड बैलेंस रख पाते हैं। अब देखो सेकंड नंबर पे क्या होने वाला है, सपोर्ट्स फूड चेन एंड फूड वेब्स। इसका मतलब है यहाँ पे कि क्या होता है, अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे स्पीसीज होंगी, उनमें डाइवर्सिटी होगी, तो क्या होगा, जो अपना फूड चेन है एंड जो फूड वेव है वो प्रॉपर तरीके से चल पाएगा एंड इसी की वजह से अपना जो एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, वो भी प्रॉपर वर्क कर पाएगा। जैसे मैंने दिखाया था किस तरीके से बैलेंस होता है, अपना फूड चेन चलता है, फूड वेब चलता है,
स्टार्टिंग होती है उसमें अपने यहाँ पे ग्रीन प्लांट से, है ना। फूड चेन भी दो टाइप के होते हैं, सो वहाँ पे मेनली मानते हैं अपन ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होते हैं। उसको कौन खाता है? उसको खाते हैं हर्बियर्स। देन उसके बाद उनको कौन खाता है? उनको खाते हैं प्रेडेटर्स, ठीक है। तो इस वजह से ये अपना पूरा बैलेंस होता रहता है, मतलब प्रोड्यूसर कंज्यूमर, इस तरीके से। अगर ये सब नहीं होगा, स्पीसीज में यहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं होगी, तो ये भी बैलेंस नहीं हो पाएगा और प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। और अगर वर्क नहीं करेगा तो इकोसिस्टम ही बिगड़ जाएगा, पूरा बैलेंस ही खराब हो जाएगा, है ना। सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। एंड इसके अलावा यहाँ पे थर्ड देखो, इंक्रीजेस इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। मतलब ये क्या करता है, अगर प्रॉपर तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होंगी तो उतनी ज़्यादा अपनी इन जो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? मैंने आपको बताया फूड वेब के बारे में। फूड वेब में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे एक कोई सा जैसे ह्यूमन है, राइट। अब वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ को यहाँ पे खा सकता है, तो अगर कोई एक चीज़ नहीं होगी, एक स्पीसीज नहीं होगी उसमें, तो वो बाकी चीज़ों को तो खा सकता है ना। ऐसा तो है नहीं कि प्रॉपर तरीके से कि क्लोज हो जाएगा, अब वो कुछ नहीं खा पाएगा, है ना। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, फिर उसकी भी डेथ हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे अगर सिंपल से बोल सकते हैं तो ऑप्शन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, तो यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे स्टेबिलिटी हो जाएगी अपने इकोसिस्टम। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी मेक्स द इकोसिस्टम मोर स्टेबल एंड लेस लाइकली टू कोलैप्स। मतलब यहाँ पे कि अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीसीज होंगी तो काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे, है ना। कि अगर एक स्पीसीज पूरी तरीके से ख़त्म भी हो जाती है तो भी यहाँ पे अपना इकोसिस्टम प्रॉपर बैलेंस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और इसीलिए अपन बोल सकते हैं सिंपल सा, इकोसिस्टम यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं होगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ देखो, यहाँ पे कंट्रोल्स पॉपुलेशन। अब यहाँ पे अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे स्पीसीज होंगी तो पॉपुलेशन तो डेफिनेटली कंट्रोल्स हो ही जाएगी, है ना। बिकॉज जो अपनी चेन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी, राइट। सो चेन के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे देखो जैसे अपने प्रेडेटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हर्बियर्स को खाते हैं, फिर ये हर्बियर्स क्या करते हैं, यहाँ पे प्लांट्स को खाते हैं। इस तरीके से अपना पूरा इकोसिस्टम बैलेंस रहता है ना, फूड चेन के अकॉर्डिंग। सो इतनी चीजें आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, फिफ्थ पॉइंट होने वाला अपना, प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर ह्यूमंस। मतलब जो डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज होती है वो ह्यूमंस को क्या प्रोवाइड कराती हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड कराती है। क्या? जैसे फूड, मेडिसिन, रॉ मटेरियल, ऑक्सीजन। अब जरूरी नहीं है स्पीसीज में सिर्फ एनिमल आते हैं, स्पीसीज का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने जो प्लांट्स होते हैं वो भी आते हैं। और फल फ्रूट ये सब अपन को कहाँ से मिलता है, प्लांट से ही मिलता है ना। सो इसलिए प्लांट से अपन को सबसे पहले फूड वगैरह मिलते हैं, जिससे नॉर्मली कोई भी ह्यूमन जिंदा रह सकता है, राइट। चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखो मेडिसिन। सो मेडिसिन भी यहाँ पे मिलती हैं अपन को पेड़ पौधों से, है ना। इसके अलावा रॉ मटेरियल्स और ऑक्सीजन, तो ये सारी चीज़ अपन को कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों से ही मिलती है। इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज से ही मिलती है, राइट। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। अब देखो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मीन्स द वेराइटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम हैबिटाट्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर रीजन और ऑन अर्थ। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा एरिया, कोई ऐसा रीजन जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम पाए जाते हो। मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे अपन बोल सकते हैं जगह पाई जाती हूँ, है ना। जैसे कहीं पे मान लो अलग अलग माउंटेन्स हैं, कहीं पे बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, जंगल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे पाई जाती हो किसी एक एरिया में, जैसे अपने इंडिया में या फिर कहीं भी, है ना, अर्थ में, पूरी अर्थ में, उसको बोलते हैं यहाँ पे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। सिंपल है। अब देखो अपन यहाँ पे देखने वाले एक और डेफिनेशन यहाँ पे, सो ये भी देख सकते हो। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी डील्स विद द डिफरेंट इकोसिस्टम्स इन अ सर्टेन लोकेशंस एंड देयर ओवरऑल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम हैं किसी भी सर्टेन एरिया लोकेशंस में, तो उस पे जैसे ह्यूमंस हैं एंड एनवायरनमेंट है तो क्या इफेक्ट पड़ता है उन पे, है ना। सो ये सिंपल सा यहाँ पे है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है कि बाय इंडिया इज कॉल्ड मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन। इंडिया को मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन क्यों कहते हैं, ये सिंपल सा अपना क्वेश्चन है, राइट। अब आंसर देखो क्यों कहते हैं। पहले मैं सिंपल बेसिक सा आपको बता दूं कि इंडिया में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, है ना। इसलिए इसको यहाँ पे मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन कहते हैं। सिंपल सा इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इंडिया इज कॉल्ड अ मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन because it has a very large variety of plants, animals and ecosystem compared to most countries in the world। मतलब most of the countries के कंपेयर में इंडिया में बहुत ज़्यादा एनिमल्स एंड प्लांट्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन कहते हैं, है ना। अब जैसे सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं कि जो इंडिया है उसमें लैंड से 2.4% है पूरे वर्ल्ड का, अगर लैंड्स की बात करूं तो 2.4% इंडिया में है। और जबकि
जो एनिमल्स स्पीसीज की वैरायटी है 8% है पूरे वर्ल्ड से इंडिया में। तो देख रहे हो आप लैंड कितना कम है और स्पीसीज की वैरायटी कितनी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे इसको मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन कहते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने बताया वही लिखा है रीजंस में। सबसे पहला क्या है यहाँ पे रीजन, हाई स्पीसीज रिचनेस, मतलब इंडिया हैज़ अबाउट 8% ऑफ द वर्ल्ड टोटल स्पीसीज इवन थ्रो इट हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। मतलब इंडिया में 2.4% वर्ल्ड एरिया है जिसमें 8% यहाँ पे पूरी वर्ल्ड की स्पीसीज पाई जाती हैं। देख रहे हो कितनी बड़ी बात है ना। इसके बाद यहाँ पे देखो डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। जैसे सबसे पहले यहाँ पे है ट्रॉपिकल, जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे वगैरह लगे हों उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे ट्रॉपिकल, राइट। इसके बाद यहाँ पे देखो टेम्परेट, मतलब यहाँ पे ऐसा एरिया जहाँ पे ना ज़्यादा ठंड हो ना ज़्यादा गर्मी हो, सिंपल नॉर्मल मीडियम लेवल हो, है ना। वो अपना यहाँ पे होता है टेम्परेट में, राइट। अब यहाँ पे देखो अल्पाइन, अल्पाइन मतलब होता है माउंटेन एरिया जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड हो, है ना। इस तरीके से देखते हो जैसे हिमालयाज, तो वहाँ पे बर्फ वगैरह होती है। इसलिए इसको बोलते हैं अल्पाइन, राइट। अब इसके बाद लास्ट है डेजर्ट। डेजर्ट तो आपको पता ही है, रेगिस्तान एरिया, ठीक है, मरुस्थल हिंदी में बोलते हैं, मतलब जहाँ पे पानी वगैरह कम हो, राइट, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो। ये होता है अपना डेजर्ट। अब बात करते हैं आगे। अब यहाँ पे है थर्ड नंबर, वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैंने यहाँ बताया इंडिया हैज़ मैनी इकोसिस्टम सच एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट, रिवर एंड लेक्स। तो यहाँ पे फॉरेस्ट है बहुत ज़्यादा, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, रिवर है, इसके साथ साथ बहुत सारी यहाँ पे लेक्स है, राइट। इसलिए यहाँ पे ये काफ़ी सारे रीजंस हैं। इसके अलावा फोर्थ रीज़न है यहाँ पे हाई नंबर ऑफ एंडेमिक स्पेसीज, मतलब इंडिया में बहुत ही ज़्यादा एंडेमिक स्पीसीज है। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं, ऐसी स्पीसीज जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, है ना, और ज़्यादा कहीं नहीं पाई जाती, तो बहुत ही एंडेमिक स्पीसीज। इंडिया हैज़ मैनी एंडेमिक स्पीसीज, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सिंपल सा। यहाँ पे बंगाल टाइगर वगैरह है, यहाँ पे पर्पल फ्रॉग है, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्पीसीज है ना वो इंडिया में पाई जाती है और ज़्यादा कहीं पे नहीं पाई जाती, है ना। एशियन लायन दिख रहा है आपको, इस तरीके से काफ़ी सारी वेराइटी यहाँ पे पाई जाती है, स्पीसीज पाई जाती है जो कि एंडेमिक स्पीसीज है ना। अब देखो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं फिफ्थ, जो कि होने वाले हैं यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, राइट। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जानवर वगैरह भी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, इसके अलावा वहाँ पे खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं हॉटस्पॉट्स, राइट। इंडिया हैज़ 4 मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स विच शो वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी, जो कि बहुत ही हाई जो अपनी बायोडाइवर्सिटी है उसको शो करता है ना। द वेस्टर्न घाट, ये उसकी इमेज है, राइट। तो वो कहलाते हैं यहाँ पे हॉटस्पॉट, ठीक है। सिंपल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बात करते हैं। अब देखो जैसा मैंने बोला था आपसे कि यहाँ पे भी एक क्वेश्चन वही है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, राइट। अब देखने वाले हैं कि किस तरीके से होता है, ठीक है ना। ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट आर हॉटस्पॉट। रीजन रिच इन यूनिक स्पीसीज बट फेसिंग एक्सट्रीम हैबिटेट्स लॉस, मतलब यहाँ पे ऐसा एरिया जो काफ़ी हद तक लॉस हो चुका हो एंड वहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे स्पीसीज पाई जाती हो, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे हॉटस्पॉट, राइट। और यहाँ पे देखो क्राइटेरिया देखो कि कोई सा भी प्लेस हॉटस्पॉट कब कहलाएगा, जब यहाँ पे मस्ट हैव 1500 प्लस यहाँ पे एंडेमिक प्लांट्स एंड हैव लॉस्ट 70% ऑफ ओरिजिनल हैबिटेट्स, राइट। मतलब यहाँ पे कि 1500 से ज़्यादा प्लांट्स होने चाहिए, एंडेमिक प्लांट्स होने चाहिए, एंड वो 70 से ज़्यादा परसेंट यहाँ पे अपना लॉस कर चुका हो, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे हॉटस्पॉट, राइट। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखो इंडिया होस्ट्स 4 ऑफ द वर्ल्ड 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इस तरीके से अपना यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कुछ यहाँ पे प्लेसेस जो हॉटस्पॉट है, राइट। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है हिमालयाज, तो ये भी एक हॉटस्पॉट है ना। सिंपल से इस तरीके से देख सकते हो। इसके अलावा आगे देखें तो यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट है, जैसे मैंने पहले भी दिखाया था। यहाँ पे जो आपको एरिया दिख रहा है ये है इंडो वर्मा, राइट। इस तरीके से जंगल टाइप का है। यहाँ पे भी ये भी एक क्या कहलाएगा, हॉटस्पॉट कहलाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो आपको सिंपल सा दिख रहा है निकोबार आइसलैंड, तो ये भी एक तरीके से यहाँ पे अपना हॉटस्पॉट कहलाएगा, बिकॉज यहाँ पे देखो चारों तरफ पानी है, बीच में बसा हुआ है,
है ना? तो कुछ इस तरीके से, राइट? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन इंपॉर्टेंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे क्लाइमेट रेगुलेशन। दैट मीन्स यहाँ पे क्लाइमेट चेंज होता है ना? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे मौसम परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है? सो इसके लिए ये इंपॉर्टेंस रोल निभाता है। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो एक ही क्लाइमेट हो सकता है, एक ही मौसम हमेशा रहे, है ना? बरसात नहीं आएगी कभी, राइट? सो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे क्लाइमेट में निभाता है। इसके अलावा वाटर सिक्योरिटी। अब वाटर सिक्योरिटी कैसे? अब पेड़ पौधों की वजह से बारिश हो रही है, एंड जब पानी बहता है, जैसे बाढ़ आ गई कभी या फिर कभी कुछ हो गया, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी को सोख लेते हैं अपने अंदर, है ना? और उनको पकड़ के रखते हैं, मिट्टी को बहने नहीं देते। इसलिए वाटर की सिक्योरिटी होती है यहाँ पे, ठीक है? इसके अलावा मेडिसिनल वैल्यू, मतलब यहाँ पे मेडिसिन्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं, है ना? सो जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, स्पीसीज होंगी अलग अलग टाइप की, उतने ज़्यादा यहाँ पे हमें फ़ायदा होगा, मेडिसिन्स वगैरह ज़्यादा मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पे एंडेमिक, जो यूनिक होती है स्पीसीज, है ना, वो बहुत ज़्यादा होंगी। क्योंकि अगर जंगल होगा, मतलब उनका घर होगा, तो वो सिंपल सी बात है, यूनिक स्पीसीज भी बहुत सारी ही होंगी। इसके अलावा यहाँ पे कार्बन सिंक। अब देखो, जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड उनको उतनी ज़्यादा चाहिए है, और जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेंगे तो उतना ही अच्छा है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, तो जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट था वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, राइट? इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल निभाते हैं यहाँ पे, ठीक है? सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट देम, मतलब हम इससे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, राइट? सो सबसे पहला है यहाँ पे अफोरेस्टेशन। मतलब यहाँ पे क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ, एंड जहाँ पे पेड़ पौधे पहले थे और कट गए हैं, वहाँ पे फिर से पेड़ पौधे लगाओ, राइट? तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा स्ट्रिक्ट लॉ, मतलब अगर कोई यहाँ पे हंटिंग करता है या फिर पेड़ पौधे काटता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर स्ट्रिक्ट लॉ लगना चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए, है ना? क्योंकि ये इलीगल है, राइट? तो इस तरीके से अपन यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोग डरेंगे, राइट? एंड इसके अलावा यहाँ पे है प्रोटेक्टेड एरियाज। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट अगर उनको डिसाइड कर दे कि ये सारे एरियाज प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जैसे उनको नेशनल पार्क घोषित कर दे, या फिर यहाँ पे वर्ल्ड सेंचुरीज यहाँ पे डिसाइड कर दे, तो क्या हो जाएगा, ऐसी जगह पे क्या होता है, नेशनल पार्क वगैरह में अलाउ नहीं रहता किसी भी एनिमल्स को, किसी भी स्पीसीज को मारना या फिर पेड़ पौधे काटना, बिल्कुल भी अलाउ नहीं रहता, राइट? सो इस तरीके से अपन यहाँ पे बचा सकते हैं, है ना? और यहाँ पे है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे अपन एजुकेट करें, इसके बारे में बताएं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, अपने सराउंडिंग में जितना भी नेचुरल चीज़ें हैं उनको बचा के रखना है। अगर कोई पेड़ लगाए तो पानी डालना है, पेड़ पौधे लगे हैं तो काटना नहीं है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करनी है, राइट? और पॉल्यूशन नहीं करना। तो इस तरीके से अवेयरनेस फैला सकते हैं। एंड इसके अलावा इको फ्रेंडली टूरिज्म, मतलब यहाँ पे अपन क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें यहाँ पे टूरिज्म को, ताकि लोग घूमने आए। जो सेफ जगह है उसको प्रमोट करें ताकि लोग घूमने आए, एंड वो जगह सेफ रहे, राइट? तो इस तरीके से अपन काफ़ी सारी चीज़ें करके यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इनको, है ना? अब आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे बायोजियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। अब ये क्या होता है, इसका सिंपल सा मीनिंग है, ऐसी जगह, ऐसी रीजन्स जहाँ पे सेम सेम टाइप के एनिमल्स रहते हो, सेम टाइप के प्लांट्स हो, एंड बहुत सारी चीजें, क्लाइमेट सेम रहता हो, मौसम एक जैसा रहता हो, ऐसी जगह को अपन बोलते हैं बायोजियोग्राफिकल रीजन्स, ठीक है? डेफिनेशन देखो, बायोजियोग्राफिकल रीजन्स इज अ लार्ज नेचुरल एरिया दैट हैज सिमिलर क्लाइमेट, जियोग्राफिकल कंडीशंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो देखो, प्लांट्स, एनिमल्स, कंडीशंस, क्लाइमेट, सारी चीजें सिमिलर हो, तो ऐसी जगह कहलाती हैं क्या, बायोग्राफिकल रीजन्स, राइट? अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं सिंपल से, यहाँ पे देखो इस तरीके से 10 यहाँ पे बायोजियोग्राफिकल रीजन्स हैं, है ना? तो 1 2 3 4 इस तरीके से 10 है। सबसे पहले यहाँ पे है ट्रांस हिमालय। मतलब यहाँ पे हिमालय के पीछे का एरिया है, वो भी बहुत ही क्या रहता है, ठंड रहता है, राइट? सो कोल्ड डेजर्ट रहता है वहाँ पे, जैसे लद्दाख। और इसके अलावा यहाँ पे हिमालय, वो तो आपको पता ही है ना, माउंटेन्स एरिया है और कितना ज्यादा ठंडा रहता है, राइट? इसके अलावा यहाँ पे डेजर्ट एरिया, जैसे थार का मरुस्थल नाम सुना होगा आपने, थार डेजर्ट, है ना? सो वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, राइट? सो ये सिंपल सा आपने सुना होगा। अब देखो यहाँ पे सेमी अराइड, मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे ना ज्यादा डेजर्ट हो, ना गर्मी हो, ना ठंड हो, मतलब एक तरह से बीच का लेवल हो, राइट? उसे बोलते हैं सेमी अराइड। इसके अलावा यहाँ पे वेस्टर्न घाट, यहाँ पे माउंटेन्स वगैरह रेंज बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा डेक्कन पेनिसुला, मतलब लार्जेस्ट जोन है ये, राइट? यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा जंगल है।
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा गेंजेटिक प्लेन, राइट। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फार्मिंग का एरिया, मिट्टी बहुत अच्छी होती है। सो नॉर्थ इंडिया साइड ये होता है, ठीक है। इसके अलावा हो जाएगा कॉट्स मरीन एंड कोस्ट एरियाज, राइट। सो ये वो एरियाज होता है जहाँ पे लाइक समुद्र वगैरह के आसपास यहाँ पे द्वीप वगैरह होते हैं, है ना। तो वो सारे एरियाज इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा वर्षा होती है। इसके अलावा 10th नंबर पर हो जाएगा आइसलैंड, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। तो इस टाइप के, है ना, जो समुद्र के आसपास किनारे में बसे होते हैं, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे अपन देखने वाले हैं इंडेंजर्ड एंड इंडेमिक स्पीसीज, राइट। अब ये इंडेंजर्ड क्या होता है? इंडेंजर्ड का मतलब होता है ऐसी टाइप की स्पीसीज जो लगभग खत्म होने की कगार पे हो, है ना। सो ऐसी स्पीसीज को क्या बोलते हैं अपन? इंडेंजर्ड स्पीसीज। यहाँ पे देखो, इंडेंजर्ड स्पीसीज आर स्पीसीज दैट आर एट अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर। मतलब आगे आने वाले फ्यूचर वो लगभग खत्म होने वाली हो, है ना। अब उसके रीजंस क्या है, यहाँ पे देखो रीजंस लिखे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे है हैबिटाट्स लॉस। मतलब अगर आप उनके घर को ही छीन लोगे, जहां वो रहते हैं जंगलों में, तो उनको सबको काट दोगे तो फिर वो रहेंगे कहाँ, राइट। तो इसकी वजह से वो धीरे धीरे यहाँ पे लुप्त होते जा रहे हैं। एंड दूसरा रीजन है पॉल्यूशन, है ना। तीसरा, पॉल्यूशन के साथ साथ क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं लोग, समुद्र वगैरह में कचरा फैलाते हैं, है ना। जैसे हाथी को मार देते हैं, है ना। तो इसलिए हंटिंग करते हैं। एंड कभी कभी क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। मान लो कोई स्पीसीज है जो कि बिल्कुल ठंडे एरिया में रहता है, बर्फीले एरिया में रहता है, राइट। अब क्या हुआ, एकदम से अगर क्लाइमेट चेंज हो गया, गर्मी आ गई, तो वो तो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा ना। इसलिए क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। तो इस वजह से भी काफी सारी स्पीसीज कम होती जा रही हैं। इसलिए उनको बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज, राइट। यहाँ पे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन। मतलब लोग अपने यूज के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, पेड़ पौधे बहुत ही कम होते जा रहे हैं, है ना। आई होप इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बात करते हैं। अब देखो, एंडेमिक स्पीसीज की बात करें तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। ऐसी स्पीसीज जो सिर्फ किसी स्पेसिफिक रीजन्स में पाई जाती हो, यूनिक जगह पे पाई जाती हो, हर जगह कहीं भी ना पाई जाती हो, है ना। एंडेमिक स्पीसीज आर स्पीसीज दैट आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर रीजन्स एंड नो वेयर इल्स इन द वर्ल्ड, राइट। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये नीलगिरी टॉर है, राइट। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, उसके अलावा कहीं भी नहीं पाया जाता, है ना। यहाँ पे देख सकते हो, ये बंदर है, राइट। तो ये बंदर कहाँ पाया जाता है? साउथ इंडिया में पाया जाता है, इस टाइप का, है ना। यहाँ पे आपको ये पिग दिख रहा है, तो ये अमन आइसलैंड में पाया जाता है, उसके अलावा वर्ल्ड में कहीं भी नहीं पाया जाता, है ना। इसलिए इनको एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं, राइट। अब देखो, एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन, राइट। अब इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले कंजर्वेशन का मतलब अगर मैं समझाऊं, तो कंजर्वेशन मतलब किसी चीज को बचाना, है ना, प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, राइट। सो कंजर्वेशन मीन्स द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। सो नेचुरल रिसोर्सेज, पेड़ पौधों को, एंड जो एनिमल हैं, स्पीसीज हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अब ये प्रोटेक्शन दो टाइप से प्रोवाइड किया जाता है। पहला होता है इन सिटू एंड सेकंड होता है एक्स सिटू, राइट। अब इन सिटू क्या होता है और एक्स सिटू क्या होता है, दोनों डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले अपन बात करते हैं इन सिटू के बारे में। अब इंस्टीट्यूट क्या होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसी जगह है जहां पे अलाउ नहीं होता किसी भी एनिमल को, किसी भी स्पीसीज को मारना या फिर पेड़ पौधे काटना, है ना। तो ऐसी जगह अगर हम बना दे तो उनको बोलते हैं इंस्टीट्यूट, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, राइट। सो यहाँ पे देखो, सिंपल सा, इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन मींस प्रोटेक्टिंग स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। इसका मतलब है कि उनके खुद के घर में उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। मतलब वो जंगल में रह रहे हैं और कोई भी उनको ना मार सके और पेड़ पौधे ना काट सके, उसके लिए अलग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, राइट। अब वो तो अपनी लाइफ जी रहे हैं, बट उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड मिल रहा है पीछे से। तो इस तरीके से ये होता है इन सिटू प्रोटेक्शन, ठीक है, उनको बचाने के लिए। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से सुनो। इसके एडवांटेज हो सकते हैं, सबसे पहले प्रोवाइड नेचुरल एनवायरनमेंट। मतलब उनको नेचुरल एनवायरनमेंट मिल जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है, अब वो खुद के घर में रह रहे हैं फिर भी उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, नेचुरल एनवायरनमेंट में पल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्पीसीज फ्रीली ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। अब वो फ्रीली यहाँ पे घूम सकते हैं, पूरे जंगल में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से वो उनकी जनसंख्या खत्म नहीं होगी एंड वो फ्री तरीके से आराम से घूम सकते हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, मतलब ज्यादा टाइम के लिए हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि वो अपने ही घर में है, राइट, और उनको पता भी नहीं कि कोई उनको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, वो तो नॉर्मली जैसी लाइफ जीते हैं वैसे ही जी रहे हैं ना। सो सिंपल सा, इस तरीके से ये हमारे एडवांटेजेस हो जाएंगे, है ना।
अब यहाँ पे अपन बात करें एक्स सिटू कंजर्वेशन के बारे में। अब ये सिंपल सा जस्ट उसका अपोजिट है। आप क्या करो, जो जानवर हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनको जू वगैरह में ले आओ, है ना। जू के अंदर क्या होता है, जानवर होते हैं बहुत सारे, तो वहां पे उनको प्रोटेक्ट करो, राइट। सो यहाँ पे देखो, एक्स सिटू कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग स्पीसीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स। मतलब उनके नेचुरल घर से आउटसाइड, मतलब बाहर लेके अलग से अपन कोई एरिया बनाते हैं जहां पे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, राइट। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे कंजर्वेशन कर सकते हैं। अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस वो भी देख लो। सबसे पहला यहाँ पे एडवांटेज क्या है, सेफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। मतलब ऐसी स्पीसीज जो लगभग खत्म होने की कगार पे है, उनको अपन यहाँ पे प्रोटेक्शन अलग से प्रोवाइड कर रहे हैं, जंगल में ना रख के, राइट। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, मतलब हम एनवायरनमेंट पे कंट्रोल कर रहे हैं, राइट, क्योंकि उनको हम अपनी बनाए हुए जगह पे ला रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। इसके अलावा ब्रीडिंग प्रोग्राम पॉसिबल, मतलब वहां पे ब्रीडिंग प्रोग्राम पॉसिबल हो सकता है उनका, राइट। और उनकी जो जनसंख्या है वो भी बढ़ सकती है ना। पॉपुलेशन बढ़ सकती है, राइट। इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च, अगर वो सिंपल से एक एरिया में रहेंगे, जू में रहेंगे, तो आराम से वहां पे उन पे कोई सी भी रिसर्च कर सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च हो सकती है ना, पॉसिबल है। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, लोगों को एजुकेशन मिलेगी उनको देख के, एंड अवेयरनेस पैदा होगी, ठीक है, किस तरीके से हमें जानवरों को बचाना है, राइट। सिक्स क्या है यहाँ पे, बैकअप फॉर फ्यूचर। मतलब हम फ्यूचर के लिए बैकअप रख सकते हैं, राइट। उनको बचा के इस तरीके से एक जगह स्टोर करके, मान लो, है ना। सो यहाँ पे आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो कि कंप्लीट हमारा वन शॉट है, राइट। सो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। आपको क्या करना है, पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, है ना। सो आप उसको एक बार फिर से देख लेना, राइट। बढ़िया तरीके से आपके पास ही आ जाएगी वो तो बढ़िया तरीके से आप देख सकते हो। जितना पॉसिबल हो सकता है सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इसमें ऐड ऑन करने की ट्राई किया है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियरली पता चल सके, है ना, क्या होता है क्या नहीं होता, राइट। एंड ये चीज़ें कर देना, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ अगेन, क्योंकि अच्छा नहीं लगता बार बार बोलना, आप खुद से कर सकते हो, है ना। सो मिलते हैं हम जल्दी